हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आयुर्वेद स्टडीज। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू सीरीज जिसमें हम रोग निदान का पेपर फर्स्ट कंप्लीट करेंगे। मैं आप सभी से एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप विद कंसिस्टेंसी इस सीरीज कंप्लीट करेंगे ताकि आप अपने आगे आने वाले एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएं। सीरीज को कंप्लीट करने से पहले और आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि हम ये सीरीज कैसे कंप्लीट करेंगे। ओके। बेसिकली रोग निदान पेपर फर्स्ट में टोटल 28 चैप्टर हैं, इसलिए हमने इस सीरीज को 7 पार्ट में डिवाइड करा है, जिसमें हर एक पार्ट में हम चार चार चैप्टर कवर करने वाले हैं। तो आज हम पार्ट 1 कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि हम क्या पढ़ेंगे, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4। तो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे जो भी वीडियोस हम यूट्यूब पे अपलोड होती हैं आप उन्हें मिस ना करें। और हैंड रिटन नोट्स के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, वहां से हमारी ऐप को डाउनलोड करें, क्योंकि जो भी हैंड रिटन नोट्स हैं वो हमारी ऐप पर अपलोड होंगे, आपको वहीं से हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। तो इसके लिए हमारी ऐप को सबसे पहले डाउनलोड करें। ओके। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट, रोग निदान, पैथोफिजियोलॉजी एंड क्लिनिकल डायग्नोसिस। ओके। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ रोग निदान, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ पैथोफिजियोलॉजी एंड क्लिनिकल डायग्नोसिस। बेसिकली यहाँ से ना 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, कंसेप्ट ऑफ रोग निदान, रोग निदान की परिभाषा। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, हमें 5 मार्क्स के हिसाब से ही पढ़ना है। ओके। रोग निदान या रोग विनिश्चय को मधुकोश टीकाकार ने निम्न रूप से परिभाषित करा है। किसने? मधुकोश टीकाकार ने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। रोगों के वातादि दोषों तथा उनके भेदों एवं उपभेदों का ज्ञान करना रोग निदान कहलाता है। रोग की साध्य और असाध्यता का ज्ञान भी रोग निदान कहलाता है। रोगों की साध्यता मतलब कि कौन सा रोग साध्य है, कौन सा रोग असाध्य है, इसका ज्ञान भी क्या कहलाता है, रोग निदान कहलाता है। देन आता है रोग निदान का उद्देश्य। ठीक है, रोग निदान का उद्देश्य क्या है? आयुर्वेदिक निदान पद्धति का व्यवहारिक ज्ञान होना। आयुर्वेदिक निदान पद्धति मतलब किसी भी रोग का क्या हेतु है, क्या कॉज है, उसकी रूट क्या है, उसका ज्ञान होना। ठीक है, ये भी क्या है, रोग निदान का उद्देश्य है। वह आयुर्वेदिक चिकित्सा मुख्य सिद्धांत समझना ही रोग निदान का मुख्य उद्देश्य है। मतलब कि आयुर्वेदिक चिकित्सा का मुख्य सिद्धांत क्या है कि अगर कोई भी व्याधि है, कोई भी रोग है, हम अगर उसकी चिकित्सा कर रहे हैं तो उसी व्याधि का नाश हो और कोई अन्य व्याधि उत्पन्न ना हो। ये क्या है, रोग निदान का भी उद्देश्य है। तो यहां से किस टाइप का क्वेश्चन आता है, रोग निदान को परिभाषित करते हुए रोग निदान के उद्देश्य का वर्णन करें। यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ पैथोफिजियोलॉजी एंड क्लिनिकल डायग्नोसिस। तो सबसे पहले क्या देखना है हमें, डेफिनेशन ऑफ पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी 3 वर्ड से मिलकर बना है, पैथोस, फिजिस एंड लोगोस। ठीक है, पैथोस का मतलब क्या होता है, सफरिंग। फिजिस का मतलब नेचर एंड ओरिजिन। एंड लोगोस का मतलब द स्टडी ऑफ। तो पैथोफिजियोलॉजी क्या है? पैथोफिजियोलॉजी रेफर्स टू द स्टडी ऑफ एबनॉर्मल चेंजेस इन बॉडी फंक्शन। बॉडी के फंक्शन में जो भी एबनॉर्मल चेंजेस होते हैं हम उसे क्या बोलते हैं, पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी की इंपॉर्टेंस क्या है? इट कैन हेल्प विद डायग्नोसिस एंड ट्रीटिंग डिजीज एंड इंजरी। ये किस में हेल्प करता है, डायग्नोसिस में और किसी भी इंजरी को ट्रीट करने में। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन ऑफ क्लिनिकल डायग्नोसिस। क्लिनिकल डायग्नोसिस, अ क्लिनिकल डायग्नोसिस इज द प्रोसेस ऑफ identifying a disease, a condition, or injury based on patient sign and symptoms.
जो क्लिनिकल डायग्नोसिस है ये क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं, किसी भी डिजीज को, ठीक है, किसी भी डिजीज को, ओके, कंडीशन को और इंजरी को, किसके बेस पर, पेशेंट के साइन एंड सिम्टम के बेस पर, जो कि उसने मेडिकल हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन में हमने देखे हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, क्लिनिकल डायग्नोसिस, ठीक है। हर चैप्टर के बाद हमने ना कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऐड करे हैं, तो आप जब भी कोई भी वीडियो देखेंगे तो उसके बाद आपको वो प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है, ताकि आपके माइंड में एक मैपिंग हो जाएगी कि हाँ इस चैप्टर से इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो देखो, रोग निदान की परिभाषा एवं उद्देश्य, डिफाइन पैथोफिजियोलॉजी एंड राइट इट्स इंपॉर्टेंस, ये वाला क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में भी आया है। तो आप सभी को समझ आ रहा होगा, ओके। अब हम देखेंगे चैप्टर सेकंड, परीक्षा, ठीक है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परीक्षा। यहाँ से क्वेश्चन भी आता है, और यहाँ से कैसे, किस टाइप का क्वेश्चन आता है, यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एंड 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। यहाँ से एमसीक्यू नहीं आता है, ठीक है। तो हम इसे 5 एंड 10 मार्क्स के हिसाब से पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं परीक्षा होता क्या है। जिसके द्वारा वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान होता है, जिसके द्वारा वस्तुओं का कैसा यथार्थ ज्ञान होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, परीक्षा कहते हैं। परीक्षा की भी फिर हम दो टाइप से परीक्षा करते हैं, रोग परीक्षा एंड रोगी परीक्षा। हम दोनों पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम देखेंगे रोगी परीक्षा। तो रोगी परीक्षा की बहुत सारी विधियां बताई गई हैं, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है द्विविध परीक्षा। द्विविध परीक्षा में हम क्या देखते हैं, प्रत्यक्ष परीक्षा एंड अनुमान परीक्षा, ठीक है। प्रत्यक्ष परीक्षा क्या है, जो भी मन और हमारी जो पंच इंद्रिय हैं उसके द्वारा जो भी परीक्षा की जाती है, मतलब जो आंखों देखकर हम बता बता सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष परीक्षा, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज अनुमान, ठीक है, युक्ति पूर्वक जो भी परीक्षा की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, अनुमान, ठीक है। नेक्स्ट आती है त्रिविध परीक्षा। त्रिविध परीक्षा में क्या क्या आता है, आप्तोपदेश एंड द्विविध परीक्षा, ठीक है। द्विविध परीक्षा प्लस आप्तोपदेश। अब आप्तोपदेश क्या होता है, जो भी आप्त पुरुष होते हैं उनके जो उपदेश होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, आप्तोपदेश। आप्तोपदेश। अब आप्त पुरुष कौन होते हैं, वो पुरुष जो कि राग, द्वेष, रज और तम से मुक्त होते हैं, जो सात्विक पुरुष होते हैं उन्हें हम आप्त पुरुष बोलते हैं। और जो उनके उपदेश होते हैं उसे हम आप्तोपदेश कहते हैं, ओके। देन आता है चतुर्विध परीक्षा। चतुर्विध परीक्षा क्या है, त्रिविध परीक्षा प्लस युक्ति, ठीक है। अब युक्ति क्या होता है, युक्ति क्या होता है, जो बुद्धि अनेक कारणों के संयोग से उत्पन्न हुए भाव पदार्थ को देखती है उसे हम युक्ति कहते हैं। मतलब कि इसके द्वारा ना, युक्ति के द्वारा हम वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों काल का ज्ञान कर सकते हैं, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, युक्ति परीक्षा। आपने देखा भी होगा, अगर कोई वैद्य है, ठीक है, वो मान लो किसी को औषधि दे रहा है, कोई डॉक्टर है किसी पेशेंट को मेडिसिन दे रहा है, तो उसके साथ कुछ अनुपान ऐड करता है, ठीक है, ताकि मेडिसिन अच्छे से वर्क कर सके, तो वो भी क्या है, युक्ति है ना वहां पे। तो हम इसी को क्या बोलते हैं, युक्ति परीक्षा, ठीक है। देन हम आगे बढ़ते हैं पंचविध परीक्षा। पंचविध परीक्षा में क्या क्या आता है, पंच इंद्रिय परीक्षा एवं निदान पंचक, ठीक है। निदान पंचक क्या होता है, इसके लिए एक ट्रिक है। निदान पंचक होता है एन प्लस से, आपको याद रखना है निदान पंचक को। वेट अ मिनट, ओके, डन। एस थोड़ा मेरा अलग है, ओके, ठीक है। निदान पंचक को आपको एन प्लस से याद रखना है। एन फॉर निदान, पी फॉर पूर्व रूप, एल फॉर लक्षण, यू फॉर उपशय एंड एस फॉर संप्राप्ति, ठीक है। इनके द्वारा जो परीक्षा की जाती है उसे हम बोलते हैं निदान पंचक। एवं एंड पंच इंद्रिय, पंच इंद्रिय के द्वारा जो परीक्षा करी जाती है उसे हम बोलते हैं पंचविध परीक्षा। तो देखते हैं, सबसे पहले आती है श्रोत इंद्रिय। श्रोत इंद्रिय परीक्षा मतलब एग्जामिनेशन बाय हियरिंग, मतलब कुछ भी हम सुनकर जो परीक्षा करते हैं ना उसे हम क्या बोलते हैं, श्रोत इंद्रिय परीक्षा, ठीक है। जैसे कि वात उदर में आटोप का शब्द सुनाई देता है, ठीक है। प्रतिशाय में हमारे स्वप्न भेद होता है, ठीक है।
और जैसे गुल्म रोग है तो उसमें आंत्र में क्या होता है, कुंजन का शब्द सुनाई देता है। तो ये सब क्या है, श्रोत इंद्रिय परीक्षा। ठीक है। देन फिर हम देखेंगे स्पर्श इंद्रिय परीक्षा। देखो, अगर आपने देखा होगा जल उदर में हम क्या करते हैं, टैपिंग करके देखते हैं। ठीक है। और अगर हमें अपने उदर पे ना वाटर फिल्ड बैग की तरह कुछ महसूस होता है तो हम क्या अनुमान लगाते हैं कि हाँ जी इस व्यक्ति को जल उदर है। ठीक है। या फिर सिंपल सा हम देखते हैं, अगर किसी को ज्वर होता है तो हम टच करते हैं, और अगर उसकी बॉडी उष्ण होती है तो हम ये अनुमान लगाते हैं कि हाँ रोगी को ज्वर है। तो ये क्या है, स्पर्श इंद्रिय परीक्षा। देन आती है चक्षु इंद्रिय परीक्षा। ठीक है। नेत्र को देख के, अगर मान लो किसी का जो नेत्र है वो पीत वर्ण का है या फिर पांडु वर्ण का है। ठीक है। तो हम क्या अनुमान लगाते हैं कि उसे पांडु है। ठीक है। रुक्ष नेत्र है तो हम सोचते हैं कि वार्तिक पांडु है, हम ये अनुमान लगाते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, चक्षु परीक्षा करते हैं। देन आता है जीवा परीक्षा। ठीक है। टेस्ट के द्वारा, एग्जामिनेशन बाय टेस्ट। अब आपने देखा होगा कोविड-19 में अगर मान लो किसी व्यक्ति को कुछ टेस्ट नहीं आ रहा था तो हम क्या अनुमान लगा सकते थे कि हाँ इसे कोविड-19 हो सकता है। ठीक है। इस प्रकार क्या करी जाती है, टेस्ट मतलब जीवा परीक्षा। देन आती है ग्रहण परीक्षा। ग्रहण मतलब गंध के द्वारा, अगर किसी व्यक्ति में से लौह मत्स्य समान गंधी गंध आ रही है तो हम क्या अनुमान लगाते हैं कि इसे रक्त पित्त हो सकता है। ठीक है। इस प्रकार पंचेंद्रिय परीक्षा होती है। देन आगे बढ़ते हैं, षड्विध परीक्षा। ठीक है। षड्विध परीक्षा में क्या आता है, पंचेंद्रिय परीक्षा प्लस प्रश्न परीक्षा। ओके। प्रश्न परीक्षा इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या प्रश्न परीक्षा में क्या होता है, बेसिकली हम जो रोगी है उससे प्रश्न करते हैं, प्रश्न के द्वारा उसके देश काल जाति व्यवसाय, ठीक है, वेदना मतलब उसे कब कब वेदना होती है, इस सब का ज्ञान प्रश्न परीक्षा के द्वारा होता है। ठीक है। ओके। अब हम देखेंगे अष्टविध परीक्षा। ओके। अष्टविध परीक्षा इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये आपको सिंगल क्वेश्चन भी आ सकता है 5 मार्क्स में। एक्सप्लेन अष्टविध परीक्षा। अब हम देखेंगे अष्टविध परीक्षा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अष्टविध एंड दशविध परीक्षा इज वेरी इंपॉर्टेंट। अष्टविध परीक्षा में सबसे पहले आता है नाड़ी परीक्षा। ठीक है। जो नाड़ी परीक्षा है ये सदियों से चली आ रही है। मतलब जो वैद्य होते थे, जो राज वैद्य होते थे, बेसिकली वो क्या करते थे उस टाइम पे जाके, मतलब जो राजा होता था या फिर कोई भी उस टाइम एशियन टाइम में जो वैद्य होते थे वो क्या करते थे, नाड़ी की परीक्षा करते थे। ठीक है। रोगी जब किसी वैद्य के पास जाता था ना, तो जैसे अभी हम स्टेथोस्कोप लेके परीक्षा करते हैं, तो वो पहले क्या करते थे, सर्वप्रथम नाड़ी की परीक्षा करते थे। और वो नाड़ी की गति से सुख और दुख का ज्ञान लगा लेते थे, तो हम उसे क्या बोलते थे, नाड़ी परीक्षा। ओके। देन आता है मूत्र परीक्षा। मूत्र के द्वारा जो परीक्षा होती है उसे हम बोलते हैं मूत्र परीक्षा। किसी के मूत्र के व्रण को देख के, वर्ण को देख के, कलर को देख के हम ये अनुमान लगा सकते हैं ना कि इसे ये डिजीज हो सकती है। अगर मान लो किसी व्यक्ति का मूत्र जो है वो गहरा पीला मूत्र है, ठीक है, बहुत येलोइश मूत्र आ रहा है, तो मैं हम सोच सकते हैं कि उसके पित्त की वृद्धि है। किसी का मूत्र वसा युक्त है तो उसे वसा में हो सकता है। ठीक है। अगर हल्दी के रंग के समान उष्ण मूत्र आ रहा है तो हरिद्रा में हो सकता है। ठीक है। इस प्रकार से मूत्र की परीक्षा होती है। मल की परीक्षा। ठीक है। मल की परीक्षा में क्या करते हैं, बेसिकली जो मल है अगर वो पानी में डूब जाता है तो हम सोचते हैं कि हम ये अनुमान लगाते हैं कि ये आम युक्त मल है। और अगर वो पानी पर तैरता है तो वो निराम युक्त मल है। मतलब कि जो रोगी है वो सम अवस्था में है, उसको कोई भी व्याधि नहीं है। इसी प्रकार क्या होती है, जीवा परीक्षा। जीवा परीक्षा क्या है, टंग एग्जामिनेशन। इसमें हम क्या करते हैं, रोगी की टंग को देखते हैं। ठीक है। अगर रोगी की टंग खुदरी फटी हुई है तो हम समझ जाते हैं कि इसकी बॉडी में क्या है, वात का प्रकोप है। ठीक है। अगर जो रोगी की जीवा है वो काली है, मोटी है, ठीक है, तो हम क्या अनुमान लगाते हैं कि पित्त प्रकोप है। वहीं अगर रोगी की जीवा श्वेत वर्ण की होती है तो हम यह अनुमान लगाते हैं कि जो रोगी है उसका कफ का प्रकोप है। और अगर जीवा कंटक युक्त और शुष्क होती है तो हम अनुमान लगाते हैं कि त्रिदोष प्रकोप है, और फिर हम उसके बाद रोग के हिसाब से चिकित्सा करते हैं। ठीक है।
देन आती है शब्द परीक्षा। ओके, इसमें क्या होता है, जो रोगी है अगर उसमें कफ का प्रकोप है तो उसका जो स्वर होगा ना वो गुरु होगा। पित्त का प्रकोप है तो ससुफिक्टित स्वर होगा। ठीक है, और अगर वात का प्रकोप है तो ना कुछ अलग ही स्वर होगा, जैसे आटोप हो गया, संधियों से आवाज आना। ठीक है, ये सब किस में होता है, वात के प्रकोप में होता है। ओके, देन आती है स्पर्श परीक्षा। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर हम स्पर्श करके परीक्षा कर सकते हैं, अगर मान लो किसी व्यक्ति को ज्वर है तो मैं स्पर्श करके बता सकती हूँ, अगर उसका जो शरीर है वो उष्ण है तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि उसे ज्वर है। देन देखते हैं नेत्र परीक्षा। नेत्र परीक्षा ये आपको आगे शालक्य तंत्र में भी देखने के लिए मिलेगी, पर अभी वो दूर है। ठीक है, अभी आप सेकेंड ईयर में ही हैं। तो नेत्र परीक्षा में हम क्या देखते हैं, नेत्र परीक्षा में भी नेत्र का कलर देखते हैं। ठीक है, नेत्र के वर्ण को देखकर हम बताते हैं। ठीक है, अगर मान लो किसी का पीत वर्ण का है तो हम बता सकते हैं कि इसे पांडु हो सकता है, मतलब अनुमान लगा सकते हैं बेसिकली। ठीक है, देन आता है आकृति परीक्षा। किसी भी रोगी की आकृति देखकर अगर वह बलवान है, ठीक है, तो मतलब अगर वो स्थूल है, ओबीज है, तो हम उसे देखकर बता सकते हैं ना कि ये ओबीज है। और अगर कोई बहुत ही दुबला पतला सा व्यक्ति है, कोई रोगी हमारे पास चलकर आ रहा है और बहुत दुबला पतला है, तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये कृश है, इसमें कृशता है। फिर हम उसकी उसी के हिसाब से भ्रंगण चिकित्सा कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। दशविध परीक्षा। दशविध परीक्षा इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, तो इसे स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको दशविध परीक्षा को विद ट्रिक लर्न कराऊंगी। ओके, देन हम एक एक करके इसे डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, आचार्य चरक ने रोगी परीक्षा के अंतर्गत 10 परीक्षा विषयों का समावेश करा है। ठीक है, बेसिकली पता है क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं ना इन 10 परीक्षा विषय में ना कंफ्यूज हो जाते हैं, या तो हमें 8 ही नाम याद रह जाते हैं या 9 ही याद रह जाते हैं। ठीक है, एग्जाम टाइम पे ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी मेरे एग्जाम में हुआ था कि हम एक ना एक भूल जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है। अरुणाचल प्रदेश वर्सेस दशविध परीक्षा का क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। ठीक है, टेस्ट सीरीज चल रही है दोनों के बीच में। ठीक है, तो किसके बीच में हो रहा है, आपने देखा है ना ऐसे लिखा रहता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो ऐसे ही क्या लिखा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश वर्सेस दशविध परीक्षा। ठीक है, तो देखो ऐसे लिखना है, उसके बाद हमें क्या लिखना है, 1 2 3 4। ओके, तो ए से क्या है, आहार शक्ति, ए से सिर्फ एक ही है। पी से क्या है, दो, प्रमाण और प्रकृति। वी से क्या है, तीन विषय हैं, विकृति, व्यय और व्यायाम शक्ति। ओके, और एस से क्या है, चार विषय हैं, सात में सार, सत्व एंड सहनन। ठीक है, इस प्रकार हमें दशविध परीक्षा की विषय तो याद ही हो जाएंगे। ठीक है, उसके लिए आपको वीडियो को बार बार देखना होगा, और मैंने आपको बताया था ना कि नोट्स, हैंड रिटन नोट्स के लिए हमारी ऐप को डाउनलोड करना, ताकि आपको इजीली नोट्स मिल जाए। क्योंकि ना किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए ना नोट्स पढ़ना बहुत 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 जरूरी होता है, तो इसलिए आप ऐप को डाउनलोड करें। ठीक है, ताकि आपको नोट्स मिल जाए। चलो आगे बढ़ते हैं, एक एक टॉपिक को। सबसे पहले हम देखेंगे प्रकृति परीक्षा। ठीक है, प्रकृति परीक्षा में क्या होता है, हम ना इसमें दोषज प्रकृति देखते हैं। जैसे कि मान लो हमारा रोगी है वो कैसा है, वातल प्रकृति का है, पित्तल प्रकृति है, कफज प्रकृति है, द्वंद्वज प्रकृति है, या फिर सम प्रकृति है। ठीक है, 7 प्रकार की देह प्रकृति होती है। ठीक है, और मानस प्रकृति होती है, सत्व। ठीक है, ठीक है, मतलब सत्व तो मिलना मुश्किल है, रज और तामस प्रकृति होती है। ठीक है, तो हम इस प्रकार प्रकृति की परीक्षा करते हैं। अगर कोई वातज पुरुष है तो वो कैसा होगा, बहुत ज्यादा फुर्तीला होगा। ठीक है, और जैसे खरगोश होता है, खरगोश में जो जो गुण होते हैं ना वो सारे गुण होंगे। इस प्रकार हम प्रकृति परीक्षा करते हैं। देन आती है विकृति परीक्षा। ठीक है, विकृति परीक्षा, विकृति परीक्षा में हम क्या करते हैं, ये किस लिए होती है, ये ना बेसिकली जो हमारी व्याधि है, व्याधि के बल को जानने के लिए जो परीक्षा होती है वो विकृति परीक्षा होती है। इसमें हम क्या देखते हैं कि व्याधि कैसी है, बलवान है, मध्यम बल वाली व्याधि है, या फिर
हीन बल वाली व्याधि है। ठीक है, जिस व्याधि में दोष, दूष्य, प्रकृति, देश, काल, इन सब का बल समान होता है ना, तो हमें समझ जाना चाहिए वो कैसी है, बलवान व्याधि है। और जो मध्यम बल वाली व्याधि होती है ना, उसमें कुछ कुछ समान होता है और कुछ कुछ असमान होता है। और ऐसी व्याधि जिसमें दोष आदि समान ना हो, ठीक है, दूष्य अलग है, दोष अलग है, तो हम उसे क्या समझते हैं, हीन बल वाली व्याधि। ठीक है, ये हो गई हमारी विकृति परीक्षा। देन आते हैं सार परीक्षा। ठीक है, सार परीक्षा कैसे करी जाती है, कुछ लक्षण है उसके उसके हिसाब से हम सार परीक्षा करते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति है, अगर वो त्वचा सार है, तो उसमें क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, उसकी जो त्वचा है वो दिखने में कोमल होगी, स्वच्छ होगी, पतली होगी, ठीक है, रोम युक्त होगी और कांति युक्त होगी, तो हम उसे मानेंगे कि यह त्वचा सार व्यक्ति है। देन आता है रक्तसार। रक्तसार व्यक्ति होगा, उसके नेत्र, जीभ, नासिका, ये सब कैसे होंगे, शोभा युक्त होंगे। ठीक है, और अगर कोई मांसाहार व्यक्ति है, ठीक है, तो उसका जो उदर है, कंधा है, गर्दन है, ये सब ना स्थिर होंगे और मांस से भरे होंगे। ठीक है, कोई मेदसार व्यक्ति है तो उसके जो मल है वो स्निग्ध होगा। ठीक है, और जो उसके स्वर है, आंखें हैं, केश हैं, सब कुछ क्या होगा, स्निग्ध होगा। अस्थिसार व्यक्ति में क्या होगा, उसके सिर, दंत स्थूल होंगे, उसकी एड़ी भी स्थूल होंगी, तो हम क्या अनुमान लगा सकते हैं कि ये अस्थिसार पुरुष है। इस प्रकार से हम सार परीक्षा करते हैं। देन आता है सहनन परीक्षा। ठीक है, सहनन परीक्षा बेसिकली ना, ये मैं आपको बता रही हूं, अगर क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले दशविध परीक्षा, फिर उसके अंतर्गत जो ये विषय हैं इनको एक एक करके लिखना है, और फिर बहुत थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, क्योंकि यहाँ से 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, पर आपको समझ आ जाए इसलिए मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको सुनना है। ठीक है, देन आता है सहनन परीक्षा। सहनन परीक्षा क्या है, शरीर की धातु आदि का जो संयोजन होता है, सहनन परीक्षा से हमें उसका ज्ञान होता है। ठीक है, ये क्या करता है, रोगी रोगी के ना, इससे ना रोगी के बल का परिमाण परिमाण का ज्ञान होता है सहनन परीक्षा से। ओके, आगे आता है प्रमाण परीक्षा। प्रमाण परीक्षा में हम क्या करते हैं, रोगी के अवयवों का क्या प्रमाण है, जैसे कि किसी रोगी की उंगली का क्या मान है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रमाण परीक्षा। आहार शक्ति परीक्षा। ओके, आहार शक्ति परीक्षा इज फॉर जठरा अग्नि। ठीक है, आहार शक्ति से क्या होता है, अग्नि के बल की परीक्षा की जाती है। और अग्नि की बल की परीक्षा कैसे की जाती है, भोजन की क्षमता और भोजन की पाचन क्षमता से जो है अग्नि की परीक्षा की जाती है। देन आता है, ये किसके लिए होता है, ये जठराग्नि के बल के लिए होता है। देन आता है व्यायाम परीक्षा। व्यायाम परीक्षा इज फॉर शारीरिक बल, शारीरिक बल के लिए। ठीक है, कि शारीरिक बल की परीक्षा व्यायाम परीक्षा से की जाती है। अगर किसी व्यक्ति का शारीरिक बल अच्छा होगा तो ज्यादा व्यायाम करेगा, और अगर उसका बल हीन है तो वह व्यायाम नहीं कर पाएगा, वो बहुत इजीली थक जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम व्यायाम परीक्षा करते हैं। देन आगे बढ़ते हैं व्यय परीक्षा। व्यय परीक्षा इज फॉर एज। ठीक है, व्यय परीक्षा मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। इसमें क्या आती है, बाल्यावस्था। अगर कोई जन्म से मतलब 30 वर्ष तक का व्यक्ति है तो हम उसे बोल देंगे ये बाल अवस्था है। अगर कोई 30 से 60 वर्ष का व्यक्ति है तो हम इसे बोल देंगे मध्यम अवस्था है। ठीक है, और अगर कोई बहुत जीर्ण है, ठीक है, कितने वर्ष का होगा वो, 60 से अगर 100 का है तो हम उसे बोल देंगे ये वृद्ध अवस्था है। ओके, इस प्रकार से व्यय परीक्षा की जाती है। आपको कितना याद रखना है, अगर दशविध परीक्षा का क्वेश्चन आया कि दशविध परीक्षा का वर्णन करें, तो सबसे पहले आपको ये जो मैंने ट्रिक बताई थी उससे जो भी 10 विषय हैं उनको लिखना है। देन पॉइंट टू पॉइंट थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है। मैंने आपको अच्छे से ज्यादा एक्सप्लेन करा है ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, देन रोगी परीक्षा का क्या महत्व है, रोगी परीक्षा का महत्व है आतुर आतुर के बल प्रमाण को जानना, मतलब रोगी के बल प्रमाण को जानना, और रोग के बल के प्रमाण को जानना। ठीक है, इस प्रकार हमने रोगी परीक्षा कंप्लीट कर लिया। अब हम देखेंगे रोग परीक्षा। रोग परीक्षा को कैसे, रोग की कैसे परीक्षा करी जाती है, N+ के द्वारा। इसे क्या बोलते हैं, निदान पंचक। निदान पूर्व रूप, निदान मतलब किसी भी व्याधि के कॉज से हम उसकी परीक्षा कर सकते हैं।
पूर्व रूप, उसका लक्षण कैसा है, ठीक है, उसके लक्षण से, उपशय से मतलब कि आहार, औषध, विहार, इनसे, और संप्राप्ति, इससे हम रोग की परीक्षा करते हैं। ठीक है। रोग परीक्षा का क्या महत्व है? चिकित्सा करने से पूर्व सर्वप्रथम रोग की परीक्षा करनी चाहिए। किसी भी मान लो अगर मैं कोई चिकित्सा कर रही हूँ ना, तो उससे पहले मैं रोग की परीक्षा करूंगी, उसका कॉज देखूंगी, ठीक है, उसका पूर्व रूप देखूंगी। अगर उसका पूर्व रूप बलवान है तो व्याधि भी कैसी होगी? बलवान होगी। मैं देखूंगी कि कौन सी अवस्था है व्याधि की, ठीक है। समझ रहे हो? अगर मान लो असाध्य व्याधि है और मुझे पता ही नहीं है, मैं चिकित्सा करने में लगी हुई हूँ, तो इस प्रकार से चिकित्सा नहीं हो पाएगी ना। ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? रोग की परीक्षा करनी पड़ती है, तत्पश्चात औषध का निर्धारण करना करते हैं। अगर मान लो हीन व्याधि है और मैं उसे दे दूं तीक्ष्ण औषधि, तो कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी ना। इसलिए सबसे जरूरी क्या है? रोग की परीक्षा करना और उसके बाद ही औषध का निर्धारण करना। होप आप सभी को समझ तो आ रहा होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। रोग व रोगी परीक्षा में अंतर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से क्वेश्चन आना पक्का है, ये प्रीवियस ईयर में भी आता है। अभी तक मैंने आपको क्या बताया? दशविध परीक्षा से क्वेश्चन आता है, ठीक है, और रोग एवं रोगी परीक्षा से क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए देखते हैं। रोग परीक्षा, ठीक है, रोग रोगी पर ही आश्रित होती है। जो रोग परीक्षा है ना, वो रोग और रोगी पर आश्रित होती है। अतः रोग परीक्षा आश्रयी परीक्षा है। ये आश्रयी परीक्षा क्यों है? क्योंकि रोग परीक्षा किस पर डिपेंड है? रोगी पर डिपेंड है। रोगी परीक्षा, रोगी का शरीर चिकित्सा के लिए कार्यकारी स्थान होता है। रोगी परीक्षा के लिए हमें क्या है? बेसिकली एक शरीर चाहिए ना, रोगी चाहिए ना, तभी हम रोगी परीक्षा कर पाएंगे। रोग ज्ञान के क्या उपाय हैं? 5 उपाय हैं। निदान, ठीक है, पूर्व रूप, रूप, उपचय एंड संप्राप्ति। बेसिकली क्या? एन प्लस। ओके। और रोगी परीक्षा की क्या है? अनेक विधियां हैं, जैसे हमने देखा द्विविध परीक्षा, त्रिविध परीक्षा, चतुर्विध परीक्षा, षड्विध परीक्षा, दशविध परीक्षा। ये सब से क्या करा जाता है? रोगी की परीक्षा की जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। रोगी परीक्षा में क्या होता है? रोगी परीक्षा में क्या होता है? रोग के बल प्रमाण का ज्ञान होता है। रोग परीक्षा में क्या होता है? रोग के बल प्रमाण का ज्ञान होता है। और रोगी में क्या होता है? रोगी के बल प्रमाण का ज्ञान होता है। ठीक है। इसमें पता चलता है कि रोग मृदु है या दारुण है, साध्य है या असाध्य है। और इसमें क्या पता चलता है कि जो रोगी है वो प्रवर है, मध्यम है या अवर है। ठीक है, इसके द्वारा परीक्षा की जाती है। ठीक है। लास्ट में हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन ऐड करे हैं, जो कि आपको वीडियो कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। इससे क्या होगा? आपके माइंड में मैपिंग हो जाएगी कि इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। देखिए, 10वीं परीक्षा का वर्णन करें, ये प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है। रोग वह रोगी परीक्षा में अंतर बताएं। ये दोनों क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके एग्जाम में ही आ जाए। ठीक है। और ये क्वेश्चन रोगी परीक्षा का महत्व बताते हुए 10वीं परीक्षा का वर्णन करें। मैं दोबारा रिपीट करूंगी, 10वीं परीक्षा एंड रोग वह रोगी परीक्षा में अंतर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 3, इसमें हमें क्या पढ़ना है? बेसिकली इसमें हमें षड्विध परीक्षा पढ़नी है, इंपॉर्टेंस पढ़नी है नाड़ी परीक्षा की, और मूत्र परीक्षा पढ़नी है, तेल बिंदु परीक्षा एंड अष्टविध परीक्षा। जो टॉपिक्स हमने पहले मतलब इसी वीडियो में पढ़ चुके हैं ना, तो उसे हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। देखिए, षड्विध परीक्षा, षड्विध परीक्षा में क्या आता है? आचार्य सुश्रुत ने रोगों के ज्ञानार्थ 6 प्रकार के उपाय बताए हैं। ठीक है। तो उसके लिए एक श्लोक भी है, षड्विदो ही रोगाणाम विज्ञानोपाया तद्यथा पंचभी श्रोतादि भी प्रश्नेन चेती। तो उसमें हमने पहले देखा था ना कि 5 इंद्रिय और प्रश्न परीक्षा को हम क्या बोलते हैं? षड्विध परीक्षा। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे श्रोत इंद्रिय परीक्षा। फेन युक्त रक्त में गति उत्पन्न करने वाले वायु, मतलब जो फेन युक्त रक्त होता है उसमें गति उत्पन्न करने वाले वायु निकलने की शब्द गति करता है, तो हम पहचान लेगी कि ये श्रोत इंद्रिय द्वारा पहचानते हैं। तो क्या श्रोत इंद्रिय परीक्षा है। स्पर्श इंद्रिय द्वारा शीत, उष्ण, मृदु, कठिन आदि,
ठीक है, ज्वर और शोथ की अवस्थाओं का ज्ञान हो जाता है। अगर किसी को ज्वर है तो मैं स्पर्श करूंगी तो उसका शरीर कैसा होगा, उष्ण होगा। सेम वही बातें रिपीट हो रही हैं। ठीक है, चक्षु इंद्रिय द्वारा शरीर की वृद्धि, ठीक है, ह्रास, बल और वर्ण का ज्ञान होता है। ठीक है, हम देख सकते हैं किसी को भी देखिए कि कौन गोरा है, कौन काला है, कौन मोटा है, कौन पतला है। ये सब किसके द्वारा होता है, चक्षु इंद्रिय द्वारा। ठीक है, सिंपल एंड इजी। घ्राण इंद्रिय, इसके द्वारा देखो हम किसी गंध, मान लो अगर किसी में ना, मैंने आपको बताया था कि लौह लौह मत्स्य गंध आएगी तो हम समझ जाएंगे रक्त पित्त है, और वो क्या है, एक अरिष्ट है। ठीक है, रसेन इंद्रिय द्वारा, जीवा द्वारा रस का ज्ञान होना, ये क्या है, रसेन इंद्रिय का विषय है। देन आता है प्रश्न परीक्षा। प्रश्न के द्वारा रोगी का देश, जाति, व्यवसाय, बल, औषध आदि का ज्ञान होना क्या है, प्रश्न परीक्षा का विषय है। ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं तो इसलिए हम इसे डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस, क्लिनिकल इंटरप्शन एंड मेथड्स ऑफ इलेक्टिंग नाड़ी परीक्षा। ओके, आचार्य शार्डंगर अनुसार हाथ के अंगुष्ठ मूल में जीव साक्षिणी रक्त वह धमनी होती है। ठीक है, जो हाथ है उसके अंगुष्ठ मूल में ना रक्त वह धमनी होती है। उसकी चेष्टा गति से सुख व दुख का ज्ञान चिकित्सक के को अवश्य करना चाहिए। मतलब क्या है, जो चिकित्सक है ना, उस धमनी का क्या है, सुख व दुख का ज्ञान करना चाहिए, जिससे कि अगर मान लो सुख है तो मतलब कोई व्याधि नहीं है। अगर उसकी चेष्टा, मतलब अगर वो ढंग से चेष्टा नहीं कर रही है तो मतलब कि कोई व्याधि है। देखो, उपयुक्त समय प्रातःकाल, प्रातःकाल में कभी भी जो नाड़ी परीक्षा हम करते हैं वो हम कब करेंगे, प्रातःकाल में करेंगे। ठीक है, पुरुष की दाई, पुरुष की जो है हमेशा दाई नाड़ी, और स्त्री के बाएं हाथ की नाड़ी देखनी चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं जब हम नाड़ी परीक्षा करते हैं, ठीक है, अगर ज्वर से पीड़ित नाड़ी है तो वो कैसी होगी, उष्ण होगी और वेगवान होगी। तो हम क्या इंडिकेट करेंगे कि ये उसे ज्वर है। ठीक है, अगर किसी को पांडु है या कामला है तो नाड़ी कैसी होगी, चंचल होगी और तीक्ष्ण होगी। व्यात व्याधि है तो नाड़ी वक्र होगी और मंद होगी। अजीर्ण में नाड़ी कैसी होगी, कठिन होगी एवं मंद होगी। इस प्रकार से हम अनुमान लगा सकते हैं। देख रहे हो, यहाँ पे भी अनुमान प्रमाण का यूज हो रहा है। ठीक है, देन आगे देखते हैं इंपॉर्टेंस एंड क्लिनिकल इंटरप्शन ऑफ मूत्र परीक्षा। ठीक है, जो मूत्र परीक्षा है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। मूत्र परीक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह परीक्षा पांडु, आमवात, अश्मरी, प्रमेह, ज्वर, अतिसार आदि विकारों में उपयोगी है। जैसे मान लो अगर ज्वर है, ज्वर में क्या होता है, अल्प मात्रा में पीले रंग का मूत्र आता है। ठीक है, पांडु और कामला में पीला मूत्र आता है, काल में काला मूत्र आता है। जैसे मैंने आपको बताया था वसा में है तो वसा युक्त मूत्र आएगा। तो इससे क्या है, हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे रोगी को यह व्याधि है। ठीक है, अब हम देखते हैं तैल बिंदु परीक्षा। तैल बिंदु परीक्षा इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये 5 मार्क्स में आ जाती है। इस परीक्षा के लिए रात्रि के अंतिम पहर, ठीक है, रात्रि के अंतिम पहर का मतलब समझ रहे हो, ब्रह्म मुहूर्त के टाइम, रात्रि के अंतिम पहर, ठीक है, या का मध्यधार मूत्र कांच के पात्र में एकत्रित करना है। कांच के पात्र में मूत्र लेना है और प्रातः सूर्य निकलने पर, जब सूर्य निकलेगा, ठीक है, तब क्या करना है, कांच के पात्र में एक जो मूत्र इकट्ठा करा है ना, उसको क्या करना है, तृण की सहायता से उसके ऊपर क्या करना है, तेल की बिंदु गिराई जाती है। तेल की बूंद गिराई जाती है। अगर तेल की बिंदु फैल जाती है तो रोग कैसा है, साध्य है। ठीक है, और अगर तेल की बिंदु फैल जाती है तो रोग कैसा है, कष्ट साध्य है। और अगर जो तेल है वो तल में बैठ जाता है तो रोग क्या है, असाध्य है। ठीक है, तो ये क्या है, तैल बिंदु परीक्षा है। अब तो आप लोग भी इजीली तैल बिंदु परीक्षा कर सकते हैं, है ना। देन आती है अष्टविध परीक्षा। सेम हमने जैसा कि सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, इसमें नाड़ी परीक्षा, मूत्र परीक्षा, मल परीक्षा, जीवा परीक्षा, शब्द परीक्षा, स्पर्श परीक्षा, नेत्र और आकृति परीक्षा, ये अष्टविध परीक्षा के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो मैं इसे दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करूंगी। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। षड्विध परीक्षा का वर्णन करें। ठीक है, षड्विध परीक्षा का वर्णन करें, यहाँ से 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है, षड्विध परीक्षा का वर्णन करें।
मूत्र परीक्षा का वर्णन करते हुए तैल बिंदु परीक्षा का वर्णन करें, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और अष्टविध परीक्षा का वर्णन करते हुए नाड़ी परीक्षा का वर्णन करें। ठीक है, ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में आ सकता है। अष्टविध परीक्षा में फिर आपको क्या करना है, ये सब लिखना है सबसे पहले कि ये विषय आते हैं, देन सबको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है, बहुत ज्यादा नहीं। ओके, होप आप सभी को समझ आ रहा होगा, और ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, आपको अंदर कॉन्फिडेंस आएगा बेसिकली। ओके, अब हम लास्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। सापेक्ष निदान, व्यवच्छेदक निदान। ठीक है, यहां से किस टाइप का क्वेश्चन आता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एंड 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो इसमें ना दो प्रकार की व्याधियां होती हैं, अनुक्त व्याधि और शास्त्रोक्त व्याधि। ठीक है, तो अनुक्त व्याधि क्या होती हैं, जो व्याधियां शास्त्रों में वर्णित नहीं है, जिन व्याधियों का वर्णन शास्त्रों में, मतलब किसी भी प्रकार की बुक में या हमारे शास्त्र में वर्णन नहीं किया गया है, उन्हें हम बोलते हैं अनुक्त व्याधि। और जो व्याधि शास्त्र में वर्णित होती हैं उन्हें हम उक्त व्याधि या फिर शास्त्रोक्त व्याधि कहते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं जो अनुक्त व्याधियां हैं उनके क्या निदान होते हैं, और उक्त व्याधियां उसके क्या निदान होते हैं। अनुक्त व्याधि मतलब जिनका वर्णन नहीं करा है शास्त्र में, ये कैसे होती हैं, रोगों की उत्पत्ति बिना दोष वैषम्य की नहीं होती, अगर दोष में वैषम्य होगा तभी इनकी उत्पत्ति होती है। अनुक्त व्याधियों में दोषों को आधार मानकर चिकित्सा करनी चाहिए। इन व्याधियों का बेसिकली क्या है, इनमें दोष को आधार माना जाता है। और जो उक्त व्याधि हैं ये कैसे होती हैं, विरुद्धाहार सेवन करने से, अति व्यायाम से, उष्ण आहार सेवन करने से, अति रूक्ष सेवन करने से, ठीक है, धातु क्षय वृद्धि से। ठीक है, इसमें मेनली किस पे वर्क करना है, अनुक्त व्याधि में दोषा पे, दोष पे। और इनमें अन्य निदान भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनिंग, स्कोप ऑफ डेवलपिंग स्क्रीनिंग। ठीक है, सेकेंड, जो डेवलपिंग स्क्रीनिंग है उसका क्या स्कोप है, तो इसका क्या स्कोप है, आइडेंटिफाइंग चिल्ड्रन एट रिस्क फॉर डेवलपमेंटल डिलेज एंड डिसेबिलिटीज थ्रू स्टैंडर्डाइज्ड टूल। ठीक है, ये क्या करता है, जो भी चिल्ड्रन है उनकी डेवलपमेंट में जो डिले हुआ है या फिर कोई भी डिसेबिलिटी है, उसको क्या करता है, आइडेंटिफाइड करता है, क्या, डेवलपिंग स्क्रीनिंग। ये क्या है, एक टेक्निक है। ओके, देन आते हैं हम ट्रियाज। ट्रियाज क्या है, द प्रोसेस ऑफ शॉर्टिंग पेशेंट ऑन द बेसिस ऑफ अर्जेंसी ऑफ मेडिकल नीड्स। मतलब क्या है, अगर मान लो मेरे पास कोई डिजास्टर हो गया है, मेरे पास क्या कोई डिजास्टर हुआ है, ठीक है, तो वहां पर हमारे पास कम से कम नंबर्स ऑफ पेशेंट होते हैं। तो ये मैनेज करना, शॉर्ट करना, पेशेंट का एक लिस्ट तैयार करना कि उसकी अर्जेंसी के अकॉर्डिंग कि पहले किसको ट्रीट करना है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रियाज। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या होता है, हम ना फ्लैगिंग करते हैं या फिर टैगिंग करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, रेड कलर देते हैं द पेशेंट हैविंग लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी, मतलब जिन्हें बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, ठीक है, जिनकी लाइफ खतरे में है, वो मौत से जंग लड़ रहे हैं, उन्हें हम क्या देंगे, रेड टैग देंगे। ठीक है, देन आता है येलो। येलो कलर, ट्रीटमेंट कैन बी डिलेड, मतलब जिनको अभी ना साइड में रखा जा सकता है, उनका ट्रीटमेंट थोड़ा डिले करा जा सकता है। ठीक है, जिन्हें माइनर इंजरीज है हम उसे ग्रीन टैग देते हैं। एंड ब्लू, रिक्वायर एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट, मतलब जिन्हें बहुत ज्यादा केयर की जरूरत है उन्हें हम ब्लू देते हैं। एंड ब्लैक इज फॉर डेड। तो सबसे पहले हम किसे ट्रीट करेंगे, जो ब्लू वाले हैं, भाई उन्हें तो हम जो भी उस टाइम पे हेलीकॉप्टर वगैरह जो भी होते हैं उनके थ्रू पेशेंट में हॉस्पिटलाइज्ड करेंगे। और जो रेड है उन्हें हम ट्रीट करेंगे। देन इस हिसाब से हम ना लिस्ट तैयार करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को ट्रियाज। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। स्कोप ऑफ कंफर्मेशन, व्हाट इज, मतलब जो कंफर्मेशन है इसका क्या स्कोप है, द फाइनल डायग्नोसिस ऑफ अ डिजीज और कंडीशन आफ्टर कंडक्टिंग नेसेसरी टेस्ट एंड एग्जामिनेशन। किसी भी डिजीज और मतलब कोई भी कंडक्ट डिजीज है, ठीक है, फाइनल एग्जामिनेशन के बाद जो हम कंक्लूजन लगाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कंफर्मेशन। इट मीन्स दैट डॉक्टर आर श्योर अबाउट द प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर डिजीज एंड कंडीशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, वो चीज कंफर्म्ड हो चुकी है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, बस ये आपको
पता होना चाहिए। बाकी ट्रियाज इंपॉर्टेंट है, आगे मैं बताऊंगी आपको यहाँ से क्या क्या पढ़ना है। ठीक है। ठीक है, मॉनिटरिंग एंड प्रोग्नोस्टिक टूल इन आयुर्वेदा। ठीक है, आयुर्वेदा में कैसे टूल होते हैं देखो। आ, अष्टविध परीक्षा, ठीक है, फॉर मॉनिटरिंग होती है। तो इसमें हमने देखा नाड़ी परीक्षा करते हैं, जीवा परीक्षा करते हैं, मूत्र परीक्षा, मल परीक्षा, शब्द परीक्षा, स्पर्श परीक्षा, ये सब करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, तैल बिंदु परीक्षा करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, मूत्र की परीक्षा करते हैं और किसी भी डिजीज का डायग्नोस कर सकते हैं। ठीक है, दर्शन करते हैं, स्पर्शन करते हैं और प्रश्न परीक्षा करते हैं, किसमें, मॉनिटर करने के लिए, आयुर्वेदा में। ठीक है, मॉनिटरिंग टाइम पे। ठीक है, ये टूल्स होते हैं। और प्रोग्नोस के लिए क्या होती है, रोग अवस्था होती है, आम अवस्था होती है, निराम अवस्था होती है, अनुपशय होता है, उपशय होता है। ये क्या है, आयुर्वेदा की मॉनिटरिंग एंड प्रोग्नोस्टिक टूल्स हैं। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि हमें यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ओके, तो आपको सिर्फ ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, देखो, डिफाइन ट्रायाज, व्हाट आर 5 स्टेज ऑफ ट्रायाज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना आप। और यहाँ से क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं भी आएगा, तो स्क्रीन एंड कंफर्मेशन का स्कोप आएगा, वैसे आएगा नहीं। ठीक है, एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज अनुक्त व्याधि किसे कहते हैं और उक्त व्याधि किसे कहते हैं, या फिर अनुक्त व्याधि किसे कहते हैं और अनुक्त व्याधि के निदान का वर्णन कीजिए। अनुक्त व्याधि तथा उक्त व्याधि में डिफरेंस आ सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से आएगा। ठीक है, होप आप सभी को समझ आया होगा। और अब आपको बार बार, मतलब अगर एक बार और वीडियो देखनी है, ठीक है, और देन उसके बाद आपको जितने भी क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस करना है। और हाँ, जो हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं वो हमारी ऐप पर अवेलेबल है, वहां से प्लीज आप नोट्स ले लीजिए ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है, थैंक यू।